यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक खास मुद्दे पर आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। ये मुद्दा है एक आरटीआई के संबंध में। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के एक रायपुर डिवीज़न में कारखाना है WRS वैगन रिपेयर शॉप के नाम से, जहाँ पर जो वैगन्स हैं, जो डिब्बे हैं, वो रिपेयर किए जाते हैं। और इस शॉप का मामला है, यहाँ पर कार्यरत एक कर्मचारी ने आरटीआई से जानकारी मांगी थी और उस जानकारी को मांगने के कारण उसको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। जानिए पूरा मामला क्या है। मैं पेश कर रहा हूँ डीएमए इंडिया ऑनलाइन, और हम उस कर्मचारी से भी बात करेंगे और इस मुद्दे को लेकर के जो साथी काम कर रहे हैं श्री संजय थूल से भी हम बातचीत करेंगे। देखते रहिए पूरा वीडियो। निवेदन है कि आप स्किप ना करें और पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है ये। टेक्नीशियन ग्रेड 1 के पद पर कार्यरत थे एक नरेश कोसले नाम के कर्मचारी, जो कि बता दूं मैं कि दलित समाज से ताल्लुक़ रखते थे। और जब उन्होंने वहां पर देखा कि रेलवे का कारखाना जो है उसमें ठेकेदार के बहुत सारे मजदूर जो हैं काम करने के लिए आते हैं और उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, नई भर्तियां बंद हो गई हैं, जहां पर रेल कर्मचारी 10वीं पास है और आईटीआई मांगा जाता है, जो नई भर्तियां होती हैं उसमें रेल कर्मचारियों के द्वारा। और लेकिन वहां पर अकुशल ठेका मजदूर से काम लिया जा रहा है। इसी संबंध में नरेश कोसले ने आरटीआई कानून के तहत 5 बिंदुओं में दिनांक 13 जनवरी 2021 को रेल कारखाना प्रशासन से जानकारी मांगी थी। ये जानना जरूरी है कि ये क्या जानकारी थी, तो मैं उन जानकारियों के बारे में बताना चाहूँगा। वो 5 बिंदु कौन कौन थे, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा से ध्यान से सुनिए आप। यह पहला है कि भारत सरकार द्वारा रेलवे बोर्ड किस वर्ष ठेकेदारी पर काम हेतु आदेश जारी किया गया है। अगर इस संबंध में कोई आदेश हो तो उसकी छाया प्रति दें। दूसरा है कि भारत सरकार द्वारा निगमीकरण किए जाने का प्रावधान था रेलवे को, लेकिन निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण किए जाने के संबंध में कोई आदेश की छाया प्रति हो तो वो प्रदान करें। तीसरा है कि वर्तमान में रेलवे कारखाना जो अधिनियम है उसके अनुसार रेल कारखाना में भर्ती की योग्यता 10वीं पास है और संबंधित ट्रेड से आईटीआई होना जरूरी है। ठेका मजदूरों की योग्यता क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी जानकारी दी जाए। चौथा है कि वर्तमान रेलवे कारखाना अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति 3 माह से अधिक एक जगह पर कार्य करता हो तो उसे नियमित किया जाने का प्रावधान है। क्या वर्तमान में ठेका मजदूरों के साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस संबंध में रेलवे द्वारा जो आदेश दिया गया होगा उस आदेश की छाया प्रति प्रदान किया जाए। पांचवा है कि रेलवे द्वारा ठेके मजदूरों के लिए मजदूरी देने का क्या प्रावधान है, कितना मजदूरी दिया जाता है, उसके आदेश की छाया प्रति दी जाए। ये 5 बिंदुओं में जानकारी मांगी गई और इस पत्र के जवाब में रेल प्रशासन ने 30 अगस्त 2021 को प्रबंधन, जो कारखाना का प्रबंधन है, उसने बिंदु क्रमांक 1, 2 और 4 की जानकारी नहीं होना बताया है। साथ ही बिंदु क्रमांक 3 में ठेका मजदूर की योग्यता के संबंध में कोई जानकारी नहीं होना बताया है और पुलिस वेरिफिकेशन की जानकारी उन्होंने 7 पृष्ठों में उपलब्ध करवाई थी। बिंदु क्रमांक 5 में कहा गया कि मजदूरों की सीधे भर्ती का प्रावधान नहीं है। यह प्रश्न उठता है कि बिना आदेश के प्रबंधन ठेका मजदूरों को कैसे कारखाने में प्रवेश दे रहा है, जबकि प्रावधान नहीं है लिखा गया है, या फिर कुछ जानकारी इसमें छुपाई जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद 28 जनवरी 2022 को पत्रिका नाम के जो स्थानीय समाचार पत्र हैं उसमें वैगन रिपेयर शॉप से संबंधित शीर्षक में
रेल कारखाने में बढ़ रहा निजीकरण का दायरा, 2200 कर्मियों में हड़कंप, इस नाम से समाचार एक प्रकाशित हुआ। समाचार में सूचना के अधिकार का प्रयोग, जो जानकारी दी गई थी उसका प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही आवेदक नरेश कोसले का कहीं पर जिक्र हुआ है। यदि जानकारी जो दी गई है उसका जिक्र होता, नरेश कोसले का भी जिक्र होता, तो ये गैरकानूनी नहीं था। के अधिकार से जो जानकारी प्राप्त होती है उसको सार्वजनिक किए जाने का और प्रकाशित किए जाने का पूरा अधिकार होता है। गवर्नमेंट ने तय कर रखा है कि इस सूचना को सार्वजनिक किया जा सकता है। इसके बाद कारखाना के कर्मशाला जो प्रबंधक हैं महेश कुमार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया नरेश कोसले को 3 फरवरी 2022 को, और उसमें कहा गया है कि आपके द्वारा आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी, जिसका उपयोग रेल प्रशासन की आलोचना के लिए किया गया है। नरेश कोसले ने इस नोटिस का जवाब दिया। इसके बाद कर्मशाला प्रबंधक महेश कुमार ने कोसले के जवाब से असंतुष्ट होते हुए आरटीआई लगाकर रेल को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए दिनांक 30 मई 2022 को कारखाना के टेक्नीशियन ग्रेड 1 के पद से बर्खास्त करते हुए पेंशन का अधिकार भी छीन लिया। यह पूरे देश में किसी कर्मचारी द्वारा आरटीआई लगाने से बर्खास्त किए जाने का ये पहला मामला है। यहाँ पर कर्मचारी का दलित होना भी बर्खास्तगी का मुख्य कारण है, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि दलित कर्मचारी के पक्ष में कोई खड़ा नहीं होता, वो अपना बचाव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए उच्च अधिकारियों द्वारा दलित कर्मचारी या दलित अफसर के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत आसान होता है। सबसे मुख्य बात यह है कि प्रबंधन से जो जानकारी मांगी गई थी वो नहीं दी गई, और ना ही समाचार पत्र में इसका जिक्र हुआ है। जहां एक ओर रेलवे में निजीकरण से कर्मचारी वर्ग परेशान है, वहां दूसरी ओर किसी कर्मचारी को आरटीआई से जानकारी मांगने पर बर्खास्त किया जाना अनुचित प्रतीत होता है। यह एक बहुत बड़ी सजा है। इस पर देश भर के केंद्रीय व राज्य कर्मचारी संगठनों में रोष है। कानूनी कार्रवाई एवं धरना प्रदर्शन के लिए एकजुट हो रहे हैं। जहां एक ओर लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु सूचना के अधिकार जैसे कानून दिए गए हैं, प्रेस की स्वतंत्रता निहित किया गया है, वहीं दूसरी ओर किसी कर्मचारी का गला सिर्फ इसलिए घोटा जा रहा है क्योंकि उसने उन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए कदम उठाया जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आइए अब हम सुनते हैं नरेश कोसले का राय इस बारे में क्या है, वो क्या कहते हैं। हेलो। हाँ नरेश कोसले जी। हाँ जी सर, बोल रहा हूँ सर। हाँ, आप बताइए कि ये जो मामला है, जैसा कि आपका पूरा मैंने देखा है, उसमें आपने जो आरटीआई लगाया है वो, और जो पेपर में छपा है, और जो आपको बर्खास्तगी का आदेश मिला है, तो थोड़ा संक्षिप्त में बताइए कि क्या हुआ है दरअसल आपके साथ। सर मैं क्या है, निजीकरण के संबंध में आरटीआई लगाया था। हाँ। 13/10 को। तो ये क्या है, आरटीआई लगाने के बाद क्योंकि ये मामला आरटीआई का था, तो निजीकरण के संबंध में मुझे बताया गया, जानकारी दिया गया कि हमारे पास मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का जानकारी नहीं है, वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं है करके। हाँ। तो यही बात मैं अपने कर्मचारी साथियों को, जो जिसके साथ मैं काम करता हूँ, उन लोग को पता था कि आरटीआई लगाया ऐसे करके, तो जानकारी चाहे कि क्या क्या दिया यार, क्या लिख के दिया उसमें से करके। तो दूसरी चीज उन्होंने बताया था कि वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं करके मुझे प्रशासन के द्वारा बताया गया ऐसे करके। तो फिर उसके बाद 28/1 को पत्रिका समाचार वाले उसको छाप दिए थे। वो आरटीआई से संबंधित सवाल था और जो जवाब थे उनको। अच्छा, जवाब उसमें नहीं मिला, उन्होंने निरंक छापा है कि जवाब नहीं दिया गया। हाँ, मतलब वो लोग छापे थे, पेपर कटिंग तो आपको पहुंचा होगा। हाँ, छापे थे उनको। हाँ। तो वही छापे कि प्रशासन के द्वारा ऐसा है और जानकारी नहीं है, मतलब आदेश नहीं है उन लोग के पास, वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो फिर ठेका मजदूरों के द्वारा कैसे काम करवाया जा रहा है ऐसा करके वो अपना छापे थे। तो उसके लिए मेरे को फरवरी में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अच्छा। कि पत्रिका में ऐसा खबर छपा है रेलवे के बारे में, और आपके द्वारा ही कार्यालय से आरटीआई लिया गया है, तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो, तो हम आपके प्रति प्रशासनिक कार्रवाई करेंगे, कारण बताओ ऐसा करके दिया था सर उसमें।
फिर मेरे द्वारा जो है वो जानकारी दिया गया कि आरटीआई में जानकारी मांगना तो प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, मूल अधिकार है प्रत्येक नागरिक का। और वाक और मीडिया की स्वतंत्रता भी देती है आरटीआई अधिनियम। तो मैं जो जानकारी निकाला हूँ, है ना, उनको अपने सहकर्मियों से मैं वो सहकर्मी को बताया, वहाँ से जानकारी उपलब्ध नहीं है ऐसे करके। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो चीज मतलब देने लायक नहीं रहता, जो जानकारी शासन के पास जो देने लायक नहीं रहता उसको मना कर देता है सूचना अधिकारी। तो जो जानकारी मुझे प्राप्त हुआ तो मैं अपने नियमानुसार मतलब मैं अपने कर्मचारियों को थोड़ा सा शेयर कर दिया था। लेकिन मीडिया का बात को मैं खंडन किया था कि मैं मीडिया में नहीं छपा, मेरे द्वारा नहीं छपवाया गया है करके। जी, तो फिर मेरे को फिर उसके बाद चार्जशीट इशू की है महेश कुमार जी ने कि आपके द्वारा ही आरटीआई लगाया गया था और आप ही छपवाए हो, ऐसा करके आपके खिलाफ कार्रवाई की जाता है करके SF5 प्रदान किया गया है। अच्छा, फिर आपने क्या जवाब दिया? SF5 में मैं वही सब चीज जो जवाब दिया सर कि जो है क्या बोलते हैं, जो रेल नियम है ना, रेल नियम 1966 की जो धारा आप मेरे ऊपर लगा रहे हो ऐसा करके, उसमें आरटीआई अधिनियम में वो चीज लागू नहीं होता, क्योंकि उसमें मीडिया की स्वतंत्रता रहती है। उसके बाद भी मेरे द्वारा कहा जा रहा है कि मतलब मेरे द्वारा नहीं छपवाया गया करके। तो इस टाइप की कार्रवाई नहीं होना चाहिए ऐसा करके दिया था। और दूसरी चीज दिया था कि जो SC/ST जो रूल है, तो उसके मुताबिक किसी कर्मचारी को कोई गलती करता है तो पहले उनको समझाइश देना है, नहीं मानता चेतावनी देना है, और बहुत ज्यादा आवश्यक हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना है। इसके बारे में मैं प्रशासन को बताया कि ऐसा रूल है तो इसको पालन कीजिए करके। तीसरा चीज मैं अपने स्पष्टीकरण में लिखा था कि जो SF5 जब किसी कर्मचारी को दिया जाता है तो पहले प्रारंभिक जांच किया जाता है। प्रारंभिक जांच करने में अगर प्रमाण मिलते हैं कर्मचारी के प्रति, ठोस प्रमाण, तो वो ठोस प्रमाण, और दूसरी चीज विभागीय गवाह, ये दोनों चीज, दो तीन चीज बिंदु है बहुत आवश्यक होता है मतलब SF5 के लिए। जो उनके पास नहीं था। अभी भी मतलब गवाह में मतलब निरंक लिखा हुआ है, तो उसके लिए भी मैं लिखा था कि ये जो चार्जशीट दिया गया है, चार्जशीट देना ही गलत है ऐसा करके। तो ये सारी चीज में मैं अपना स्पष्टीकरण दिया था, तो लेकिन उसको अस्वीकार करते हुए मेरे किसी भी मतलब स्पष्टीकरण को क्रॉस नहीं किया सर। अच्छा जी, किसी भी स्पष्टीकरण को क्रॉस नहीं किया है, सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ के आपके द्वारा आरटीआई निकाला गया था, आप ही किए हो और आपने सहकर्मी को बताया हो ये अपराध है करके। अच्छा, आपको बर्खास्त कर दिए? जी हाँ, बर्खास्त कर दीजिए। जांच अधिकारी नियुक्त किया था, जांच अधिकारी ने भी स्पष्ट नहीं बताया कि कोई कर्मचारी इसमें संलिप्त है। मीडिया प्रकाशन में कर्मचारी संलिप्त है करके वो भी स्पष्ट नहीं है। तो उसके बाद फिर फाइनल में मेरे को फिर डिसमिस कर दिया, बर्खास्त कर दिया नौकरी से। और उसके बाद हम बातचीत करेंगे इस मामले में इनिशिएशन लेने वाले जो साथी हैं संजय थूल, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अम्बेडकराइट कर्मचारी यूनियन। नरेश कोसले जी के बारे में बातचीत करेंगे संजय थूल साहब से। संजय थूल साहब, बता दूं कि वो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर अम्बेडकर एम्प्लॉइज एसोसिएशन के, और इस मामले को लेकर के काफी वो सक्रिय रहे हैं शुरू से। उन्हीं से मुझे जानकारी मिली नरेश कोसले के जो प्रकरण के बारे में, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो संजय थूल साहब, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जय भीम संजीवा जी, धन्यवाद। तो मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा बताइए। वैसे हमने अपने दर्शकों को बता दिया है कि ये प्रकरण किस प्रकार से हुआ और नरेश कोसले से भी बातचीत हुई। तो इसको लेकर के जो यूनियन है वो इस पर क्या इनिशिएट लेने का प्लान बना रहा है? संजीव जी, हमारा ये जो घटना है, ये देश में पहला ऐसा घटना है कि किसी कर्मचारी को सिर्फ आरटीआई डालने के लिए टर्मिनेट किया गया है। यानी अगर ये देखेंगे तो ये देश में और इससे पहले कभी ऐसा घटना नहीं होगा कि किसी कर्मचारी को सिर्फ आरटीआई डालने के लिए टर्मिनेट किया जाए। तो ये तो उसका कोई भी कर्मचारी, ये पहले वो देश का नागरिक भी है। जैसे हम लोग भी कर्मचारी हैं तो हम एक देश के नागरिक भी है, हम लोग भी इनकम टैक्स देते हैं। तो ये हमारा जानने का हक है कि शासन प्रशासन में क्या हो रहा है।
तो एक एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम लोग कोई भी कर्मचारी है वो आरटीआई डाल सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसा गलत चीज नहीं है। और अगर सिर्फ आरटीआई डालने के ऊपर उसको अगर हम ये कर सकते हैं यानी टर्मिनेट कर रहे हैं, तो एक तरीके से उसके नागरिकता को चुनौती देना है कि आप उसको नागरिकता को जो चुनौती दे रहे हैं कि भाई आप यानी नागरिक नहीं है, यानी आप कुछ नहीं रख सकते, आपने उसको पूरा गुलाम बना लिया है कि आपको इसी दायरे में ही रहना है और आप आवाज नहीं उठा सकते। तो ये उसको आवाज को दबाने की बात है। तो जरूरी है कि हम लोग ये जो मुद्दा है, हम लोग यह ना सोचे कि ये सिर्फ एक रेलवे कर्मचारी का मुद्दा है। अगर हम यह सोचेंगे कि ये रेलवे कर्मचारी का मुद्दा है, तो आज नरेश कोसले के साथ हुआ, कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी के साथ होगा, परसों जीएसटी के डिपार्टमेंट के किसी के साथ में होगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ में होगा, बैंक के कर्मचारी के साथ में होगा, इंश्योरेंस के कर्मचारी के साथ में होगा। तो जरूरी है कि ये जो मुद्दा है ये हम लोग ना सोचे कि ये सिर्फ रेलवे के कर्मचारी का मुद्दा है, बल्कि ये सोचे कि हम सारे देश के जो कर्मचारी हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो ये हमारे देश भर के सारे कर्मचारियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और हमको सारे देश भर के जो कर्मचारी हैं उनको इस मामले में एकत्र होना चाहिए, सारे देश के सारे कर्मचारी संगठनों को एकत्र होना चाहिए और इस मामले में हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए। अगर हम लोग इसमें अगर प्रोटेस्ट नहीं करें तो आज नरेश कोसले के साथ हुआ, कल हम हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है। तो यही हमारा है और इस मामले को लेकर हमने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, रेलवे बोर्ड को भी पत्र लिखा है और आगे सीआईसी को भी हमारा पत्र लिखने का है कि भाई सीआईसी भी इस मामले में दखल ले और सारा जो गृह मंत्रालय है वो भी दखल ले, क्योंकि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है कि आप उसको पूछने की आजादी से रोक रहे हैं। ये डिसिप्लिन का बात नहीं है, यहाँ एक ह्यूमन राइट वायलेशन है कि आप उसको पूछने का जो आजादी है वो खत्म कर रहे हैं। तो इस मामले के लोग हमारा जो संगठन है वो सारे जो कर्मचारी संगठन है उसको इस एक साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं कि सारे कर्मचारी संगठन एक साथ आए और इस मामले में प्रोटेस्ट करें। और ये सिर्फ नरेश कोसले का बात नहीं है, बल्कि ये देश में और भी किसी कर्मचारी के साथ ना हो, ऐसा हमें व्यवस्था करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जी, तो जो रेल के जो संगठन है काफी सारे, चाहे वो बहुजन कर्मचारी संगठन है और रेलवे के जो ट्रेड यूनियन वगैरह हैं, क्या उन्होंने इस मामले में कुछ अपना इनिशिएट लिया है? अलग अलग संगठन भी इस मामले को लेकर काम कर रहे हैं, अपने अपने स्तर के ऊपर सारे संगठन काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि भाई उसको न्याय मिले और ऐसा ना हो। सारे संगठन अपने अपने स्तरों के ऊपर काम कर रहे हैं। जी जी, थोल साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बारे में जानकारी देने के लिए। जय भीम। धन्यवाद संजीव जी, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अब मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने उन लोगों तक पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है, नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।